हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, अभी इस छोटे से वीडियो में अपन 4-5 सेक्शंस जो है नगरपालिका अधिनियम की इनकी चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन जो है 31 में अपन ने जिला न्यायाधीश द्वारा जो निर्वाचन संबंधी याचिका लगती है उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे, और सुनवाई का अधिकार जो है वो जिला न्यायाधीश को मैंने आपको बताया था। देखिए कि जिला न्यायाधीश जो है वो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करते समय उन नियमों का पालन करेगा जो उसे विहित किए जाएंगे, मतलब विभिन्न कानूनों, अधिनियमों या नियमों व आदेशों में उसको भी निर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, निर्वाचन संबंधी याचिका के आधार भी मैंने पीछे बता दिए थे। सेक्शन 32 में देखिए क्या है। सेक्शन 32 में जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका के संबंध में, देखो, जिला न्यायाधीश के आदेशों या निर्वाचन याचिका के संबंध में जिला न्यायाधीश जो निर्णय देगा, क्या वो निर्णय फाइनल होगा, क्या वो निर्णय फाइनल होगा। इस संबंध में ये सेक्शन देखो, इसका हेडिंग बता रहा है जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील है। तो निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश जो निर्णय देगा वो अंतिम नहीं होगा। पहली बात तो इस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सेक्शन 32 का टाइटल ये कह रहा है कि आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है। तो यहाँ देखो, धारा 31 के तहत प्रसन्नगत याचिका पर जिला न्यायाधीश कोई आदेश पारित करता है तो ऐसे आदेश से असंतुष्ट पक्षकार उस आदेश के विरुद्ध अपील जो है उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखो, किसी भी नगरपालिका संबंधी निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाली मिनिमम अदालत जिला न्यायाधीश है, और जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है कहाँ? उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो जिला न्यायाधीश के निर्णय आदेश के विरुद्ध जो अपील है वो कहाँ की जाएगी? हाईकोर्ट में की जाएगी। फिर दूसरी बात देखो, हाईकोर्ट ऐसी अपील की सुनवाई नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ठीक वैसे ही करेगा जैसे किसी न्यायालय द्वारा सिविल मामले में पारित मूल डिक्री के मामले में की जाती है। तो कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय जो है वो उस अपील में अपनी तरफ से कोई विवेक इस्तेमाल नहीं करेगा। नगरपालिका अधिनियम के जो प्रावधान है उनके तहत रहकर ही हाईकोर्ट उस वो जो आदेश है जिला न्यायाधीश का उसके विरुद्ध अपील को सुनेगा। फिर देखिए, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका पर जारी किए गए आदेश की तिथि के 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो देखो, किसी भी निर्वाचन याचिका जो जिला न्यायाधीश द्वारा निपटाई जाती है तो जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध कितनी अवधि में अपील सुनी जा सकती है, अपील जो है वो की जा सकती है? 30 दिन में। आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास 30 दिन की अवधि में अपील न करने का कोई युक्ति या पर्याप्त कारण था, या हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि 30 दिन में ये आदमी अपील नहीं करने के पीछे कोई युक्तियुक्त कारण रखता है, तो 30 दिन की अवधि के बाद भी हाईकोर्ट जो है वो अपील को ग्रहण कर सकता है। तो देखो, सामान्यतया 30 दिन, 30 दिन के बाद कब अपील ग्रहण की जा सकती है? जब हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता किसी युक्तियुक्त कारण के चलते अपील समय पर नहीं कर पाया था। ठीक है। फिर दूसरी बात, जहां किसी निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा, जहां किसी निर्वाचित सदस्य का मतलब है जो विनर है, जीत गया, जहां किसी निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा शून्य घोषित किया गया हो। देखो, बड़ी बात है ये बात, वहां जहां किसी सदस्य को विनर घोषित किया है और उस विजेता के रिजल्ट को या उसकी जीत को शून्य घोषित कर दिया है, किसने? जिला न्यायाधीश ने। तो वहां यदि उच्च न्यायालय के सम्मुख पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर उच्च न्यायालय उस आदेश के परिवर्तन पर रोक लगा सकेगा, तथा इस स्थिति में ठीक ऐसे ही माना जाएगा जैसे जिला न्यायाधीश का निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाला आदेश प्रभाव में नहीं आया था। ये देखिए, बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, किसी चुनाव, नगर पालिका के किसी सदस्य के चुनाव संबंधी याचिका जिला न्यायाधीश की अदालत में लगी और वो सदस्य चुनाव जीता हुआ है और जीते हुए चुनाव को निरस्त करने का आदेश जिला न्यायाधीश ने दे दिया, तो हाईकोर्ट जिला न्यायाधीश के उस आदेश को प्रभाव में आने से रोकने का आदेश दे सकेगा। कहने का मतलब, जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उस सदस्य को विनर माना जाए, ऐसा आदेश कौन दे सकेगा? हाईकोर्ट दे सकेगा, भले ही उसके इलेक्शन को जिला न्यायाधीश ने शून्य घोषित कर दिया होगा। तो एक बार फिर देखिए कि अगर किसी निर्वाचित सदस्य के चुनाव को जिला न्यायाधीश शून्य घोषित करता है तो हाईकोर्ट ऐसे
आदेश को प्रभाव में लाने से रोक सकता है जब तक कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। फिर देखो, उच्च न्यायालय मिलने वाली अपील का विनिश्चय यथाशीघ्र करेगा। तो जब भी किसी जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में जाएगी तो उसका फैसला हाईकोर्ट यथाशीघ्र करेगा तथा जिस तिथि को अपील का ज्ञापन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है उस तिथि के 3 माह के भीतर अपील का अंतिम विनिश्चय किया जाएगा। देखो, हाईकोर्ट जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध मिलने वाली अपील को अधिकतम कितने समय में फाइनली सेट करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी निर्वाचन याचिका पर आदेश जिला न्यायाधीश ने दिया है और उसकी अपील हाईकोर्ट में जाती है तो अपील की तिथि से 3 महीने के भीतर हाईकोर्ट उस अपील का निस्तारण करने के लिए बाध्य है या हाईकोर्ट 3 महीने में उस मामले को अंतिम रूप से निर्णय देगा। फिर देखिए सेक्शन 33 क्या कहता है? समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अभी देखो, अभी तक अपन किसी अकेले सदस्य के निर्वाचन संबंधी याचिका की बात कर रहे थे और यहाँ सेक्शन 33 क्या कहता है? जैसे किसी नगर पालिका के जितने वार्ड्स में उम्मीदवारों के चुनाव हुए हैं, जितने सदस्यों के, उन सभी के इलेक्शन को खारिज करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? तो पहला सवाल तो ये कि क्या किसी नगर पालिका के समस्त निर्वाचित उम्मीदवारों को की उम्मीदवारी को खारिज या अपास्त करने की प्रक्रिया है? तो बिल्कुल है। इस अधिनियम में क्या है? सेक्शन 33 में है। तो देखो क्या है वो, देखो, जब धारा 31 के अधीन जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा या धारा 32 के अधीन अपील के निस्तारण के समय, तो देखो धारा 31 में तो जिला न्यायाधीश फैसला देता है, धारा 32 में हाईकोर्ट अपील का फैसला देता है। अधीन अपील के निस्तारण के समय उच्च न्यायालय द्वारा किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों का या उसके 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर देगी। तो देखो, मान लो कि सभी सदस्यों की उम्मीदवारी खारिज करने का यदि निर्वाचन याचिका लगी है, किसके पास? जिला न्यायाधीश के पास। तो उनमें से नगर परिषद के 2/3 सदस्य, जितने सदस्य हैं उनका 2/3 मतलब 67% सदस्यों की उम्मीदवारी को शून्य घोषित कर देता है। कौन? या तो सेक्शन 32 में जिला न्यायाधीश, या फिर यदि अपील होती है तो अपील में हाईकोर्ट यदि 2/3 से अधिक निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो राज्य सरकार क्या करेगी? नगरपालिका को विघटित कर देगी। एक बार फिर देखें, देखो किसी नगरपालिका का चुनाव हुआ है और उसके सभी वार्ड सदस्यों के चुनाव को या निर्वाचन को चुनौती दी गई है जिला न्यायाधीश की अदालत में, और जिसके निर्णय की अपील कहाँ जाती है? उच्च न्यायालय में। तो जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट ने उन सभी सदस्यों में से कितने वार्ड सदस्य हैं? 2/3 से, मतलब 66.66% से अधिक सदस्यों के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो देखो, चुनाव को शून्य घोषित करने की शक्ति तो किसके पास है? या तो जिला न्यायाधीश के पास है, और यदि अपील गई है तो किसके पास है? हाईकोर्ट के पास है। तो शून्य घोषित करने का पावर तो है कोर्ट के पास, जो जिला न्यायाधीश हो सकता है और हाईकोर्ट हो सकता है। और मिनिमम कितने सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित होना चाहिए? 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित होना चाहिए। लेकिन ये निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद वो नगरपालिका स्वतः विघटित नहीं होगी। उस नगरपालिका के विघटन का आदेश कौन करेगी? राज्य सरकार। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार फिर सवाल ये है कि निर्वाचन शून्य होने के आधार पर नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो नगरपालिका को विघटित करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। नगरपालिका को विघटित करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए सेक्शन 34 में, देखिए आदेश एवं विनिश्चयों की अंतिमता। देखो, जो भी आदेश कौन दे रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि आदेश निर्वाचन याचिका के संबंध में आदेश जिला न्यायाधीश देगा, और किसी विनिश्चय को अंतिम रूप कौन देता है? उच्च न्यायालय देता है। देखो, किसी भी निर्वाचन याचिका पर आदेश जिला न्यायाधीश, और विनिश्चय की अंतिमता किसके पास है? हाईकोर्ट के पास है। तो देखो, आदेश एवं विनिश्चयों की अंतिमता के मामले में देखिए धारा 31 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की अंतिमता अपील के निर्णय के अधीन होगी। देखो, अपील के निर्णय के अधीन होगी, इसका मतलब क्या है? देखो, आज मान लो किसी जिला न्यायाधीश ने क्या किया है? जिला न्यायाधीश ने निर्वाचन याचिका पर कोई आदेश दिया है और उस आदेश की निर्धारित अवधि में अपील नहीं की जाती है तो जिला न्यायाधीश का फैसला अंतिम हो जाता है।
यदि जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती है तो उसका फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। और यदि अपील हो गई हाईकोर्ट में तो फिर उस मामले में अंतिम फैसला किसका होगा, हाईकोर्ट का होगा। अर्थात यदि निर्धारित अवधि में जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती है तो जिला न्यायाधीश का निर्णय क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है। और यदि उसकी अपील निर्धारित अवधि में उच्च न्यायालय में हो जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपील नहीं होती है तो जिला न्यायाधीश का फैसला अंतिम होगा, और अपील हो जाती है, अगर अपील हो जाती है तो किसका फैसला अंतिम होगा, उच्च न्यायालय का। तो देखिए, अपील की अवधि के भीतर हम ये नहीं कह सकते कि किसका फैसला अंतिम है, लेकिन अपील की अवधि निकल गई तो हम क्या कहेंगे, जिला न्यायाधीश का फैसला अंतिम होगा। और अपील की अवधि में यदि अपील कर दी जाती है तो किसका फैसला अंतिम होगा, उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। तो आदेशों की या विनिश्चयों की अंतिमता के मामले में सेक्शन 34 में ये बात बताई गई है। फिर देखो सेक्शन 35 निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। तो किसी नगर पालिका के सदस्य को किस आधार पर डिस्क्वालीफाई, का मतलब क्या है, वो सदस्य के लिए चुनाव लड़ा है, चुनाव जीतकर नगर पालिका का सदस्य बन गया, उसके बाद उसे डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता, निर्योग्य कैसे, अयोग्य अलग चीज होती है, अयोग्य तो कभी अपने पद पर आ ही नहीं सकता, और निर्योग्य का मतलब है वो योग्य था और अपने पद पर आने के बाद किसी योग्यता को खो देता है। तो देखो, नगर पालिका का वो प्रत्येक सदस्य निर्हर या निर्योग्य माना जाएगा जिसने धारा 28 में दिए गए निर्वाचन संबंधी अपराध किए हैं। देखो, निर्वाचन संबंधी अपराध को किस, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन संबंधी अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है, निर्वाचन संबंधी अपराध को धारा 28 में परिभाषित किया गया है। निर्वाचन संबंधी अपराध कहाँ है, धारा 28 में। और निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण किस में, 29 में। और देखो, कोई भी व्यक्ति धारा 28 में निर्वाचन संबंधी किसी भी अपराध का दोषी है या वह धारा 29 में दिए गए भ्रष्ट आचरण का दोषी है तो इस आधार पर उसे क्या हो जाएगा, निर्हरता। तो धारा 28 और धारा 29 में जो बिंदु मैंने बताए उनमें से किसी भी बिंदु में कोई व्यक्ति या कोई नगर पालिका का सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसे ये माना जाएगा कि उसने नगर पालिका का सदस्य रहने की योग्यता खो दी है और उसे नगर पालिका की सदस्यता से उसकी नगर पालिका की सदस्यता वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर देखो, भ्रष्ट आचरण के संबंध में जिला न्यायाधीश करेगा। ये देखो, भ्रष्ट आचरण के संबंध में फैसला जिला न्यायाधीश करेगा तथा जिस तिथि को जिला न्यायाधीश भ्रष्ट आचरण या अपराध के लिए सिद्ध दोष करेगा उस तिथि से सदस्य को निर्हरित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में धारा 28 में अपराध का दोषी है या कोई व्यक्ति धारा 29 में निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण का दोषी है, इस बात का फैसला कौन करेगा, जिला न्यायाधीश करेगा। और जिला न्यायाधीश अगर उसे दोषी घोषित कर देता है तो उस तिथि से कितने समय तक, 6 वर्ष तक उस व्यक्ति को नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का या नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। लेकिन फिर आगे और एक बात बताई थी मैंने पीछे कि इस 6 वर्ष की अवधि में एक बार किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग उस आधार को ही भविष्य में समाप्त कर दे, निर्योग्यता से हटा दे, तो जिस दिन हटाएगा उससे 6 माह के भीतर भीतर वापस वो किसके लायक हो जाएगा, चुनाव लड़ने के लायक हो जाएगा। ये चीज आपको इसमें देखनी है, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन 36 निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। ये देखो, अभी धारा 35 में मैंने ये जो बात बताई, इसका आगे वाला पार्ट क्या है। तो धारा 35 के अधीन नगरपालिका के किसी सदस्य को जिला न्यायाधीश द्वारा डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया था। देखो, ये निर्हर शब्द आपको दिक्कत कर सकता है, तो आपको डिस्क्वालीफाई अंग्रेजी रूपांतरण में मिल जाएगा। धारा 35 में नगरपालिका के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई, तो देखो, नगरपालिका के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई घोषित करने का पावर किसके पास है, जिला न्यायाधीश के पास है। और यदि जिला न्यायाधीश ने किसी सदस्य को धारा 35 में डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया है तो उसकी कालावधि में लेखबद्ध कारणों का उल्लेख करते हुए, तो देखो, वापस उसकी जो अयोग्यता की अवधि है उसमें कमी कौन कर सकता है, निर्वाचन आयोग कर सकता है। तो देखो, डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, जिला न्यायाधीश। कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए। लेकिन इस 6 वर्ष की अवधि में कमी कौन कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा कब कर सकता है, तो कम करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसा कर सकता है। फिर देखो क्या है, निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्ट आचरण के सिद्ध दोष व्यक्ति की घोषणा या उसकी निर्हरता की घोषणा कौन करता है,
जिला न्यायाधीश, ये सवाल है। दूसरा देखिए, निर्हरता की कालावधि का सामान्यतया निर्हरता की कालावधि सामान्यतया 6 वर्ष होती है, लेकिन अगर युक्ति संगत कारण हो तो इस कालावधि को कम करने की शक्ति किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए धारा 37, धारा 37 पद की शपथ की बात करता है। तो ये देखिए ऑथ ऑफ ऑफिस, तो नगर पालिका संस्थाओं का मतलब तीनों में, नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें कोई भी सदस्य चुनाव जीत कर आता है तो उसकी शपथ के बारे में जो व्यवस्था है वो किस में है? सेक्शन 37 में है। सेक्शन 37 में जो बात है वो देखिए कि नगरपालिका अधिनियम के तहत किसी भी नगरपालिका का अध्यक्ष और सदस्य अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पहले उस अधिकारी के विरुद्ध विहित प्रारूप में ओथ या प्रतिज्ञान अफर्मेशन लेगा, जिसे राज्य सरकार किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे। देखो बड़ी बात है, नगरपालिका के अध्यक्ष को और नगरपालिका के सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा? वो व्यक्ति दिलाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा प्राधिकृत करेगी, अथोराइज करेगी। तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्य को शपथ दिलाएगा। नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्य का मतलब क्या है? एक नगरपालिक बोर्ड के सदस्य से लेकर नगर निगम के महापौर तक इन तीनों संस्थाओं के सदस्य जो मैंने बताए हैं उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है। फिर देखिए, यदि कोई नवनिर्वाचित नगरपालिका का सदस्य प्रथम बैठक से, देखो किसी नगरपालिका का या नगरपालिका संस्था का मतलब तीनों संस्थाएं हैं, तो किसी नवनिर्वाचित नगरपालिका का सदस्य प्रथम बैठक से उपनिर्वाचित सदस्य या नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य अपने निर्वाचन या मनोनयन की तिथि से 1 माह के भीतर शपथ लेने में, तो देखो चाहे तो पहली बार कोई चुनाव जीत कर आए या मनोनीत सदस्य जो मैंने आपको बताया, राज्य सरकार के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो जिस दिन मनोनीत किया जाता है या उपचुनाव में किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है, तो किसी भी तरीके से जैसे ही किसी व्यक्ति को नगरपालिका संस्था का सदस्य घोषित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है, उस तिथि से अगर 1 माह में वो शपथ लेने में विफल हो जाता है, किसके सम्मुख? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेने में विफल होता है या शपथ नहीं ले पाता है, तो ये समझा जाता है कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। तो कितने समय में? तो सामान्यतया 1 माह तक शपथ ले सकता है, और 1 माह तक कोई व्यक्ति शपथ नहीं ले पाता है तो क्या माना जाएगा कि वो अपना पद रिक्त कर चुका है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, नीचे देखो अपवाद, ये देखिए, लेकिन ऐसी कालावधि में उस मामले में विचार नहीं किया जाएगा जब कोई सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहा है। तो देखो कई बार आदमी जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाता है, तो कोई व्यक्ति जेल में विचाराधीन कैदी है, निरुद्ध व्यक्ति है या कोई राजनीतिक कैदी है, तो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जेल से छूटकर आने के बाद भी ये अवसर दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये 1 माह की अवधि का प्रावधान इन पर लागू नहीं होगा। इनको छोड़कर, इन कैदियों को छोड़कर अगर बाकी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति 1 माह में शपथ नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि उस नगरपालिक संस्था का जो वो पद है या सदस्य का जो स्थान है वो क्या हो गया है? रिक्त हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, रिमूवल ऑफ मेंबर, सदस्य का हटाया जाना, सॉरी इससे पहले त्यागपत्र। तो ये हो गया, देखो निर्वाचन हो गया, निर्वाचन संबंधी याचिका हो गई, पद की शपथ हो गई, और शपथ के बाद में अगर नगरपालिका संस्था, कहने का मतलब नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष जो भी है वो त्यागपत्र कैसे देंगे? तो आप पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि त्यागपत्र का प्रावधान सेक्शन 38 में है, धारा 38 में इन संस्थाओं के सदस्यों के त्यागपत्र संबंधी बात है। ये सेक्शन 38 में इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, नगरपालिका का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य का मतलब है अध्यक्ष सहित हो गया, कोई भी सदस्य लिखित नोटिस के माध्यम से अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकेगा। तो देखो त्यागपत्र किसे सौंपेगा? अध्यक्ष को, लेकिन इससे पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रीति से अनुप्रमाणित करवाएगा। देखो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है नगरपालिका में, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवा के कोई भी सदस्य अगर त्यागपत्र देगा तो नगरपालिका के सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को। जैसे नगरपालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो इन संस्थाओं के अध्यक्षों को इनके सदस्य त्यागपत्र देंगे, लेकिन त्यागपत्र देने से पहले
जो लिखित नोटिस द्वारा त्यागपत्र दिया जाएगा उस नोटिस को किससे अटेस्टेड करवाया जाएगा, तो ये शब्द ध्यान में रखना है कि नोटिस द्वारा त्यागपत्र दिया जाएगा, लेकिन उस नोटिस को किससे अनुप्रमाणित किया जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड करवा के ही त्यागपत्र दिया जा सकता है। फिर देखिए, ये त्यागपत्र सौंपे जाने की तिथि के 15 दिन पश्चात या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि में से जो भी पहले हो प्रभावी होगा। देखो, मान लो कि आज किसी सदस्य ने नगर पालिका के अध्यक्ष को त्यागपत्र दिया है और अध्यक्ष उसको स्वीकार नहीं करता है और 15 दिन निकल गए, तो 15वें दिन ऑटोमेटिक स्वीकार कर माना जाएगा। और यदि आज दिया है और अध्यक्ष ने आज ही स्वीकार कर लिया तो आज ही पद खाली माना जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो, त्यागपत्र सौंपने के बाद अध्यक्ष को जब त्यागपत्र सौंप दिया लेकिन अध्यक्ष उसे स्वीकार नहीं करता है और 15 दिन की अवधि गुजर जाती है, तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसे स्वीकृत माना जाएगा। तो 15वें दिन से उस पद को खाली माना जाएगा। और यदि आज त्यागपत्र दिया और अध्यक्ष ने आज ही स्वीकार कर लिया तो वो पद या स्थान जो है वो आज से ही रिक्त माना जाएगा। ये मतलब है इसका। फिर धारा 39 देखिए, धारा 39 में सदस्य का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ मेंबर। तो किसी भी नगरपालिका संस्था के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है या किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखो, धारा 39 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर नगरपालिका के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो पहला देखो, सदस्य को वह सदस्य नगरपालिका की अनुमति के बिना लगातार, क्रमवर्ती का मतलब है लगातार, 3 साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। अगर कोई व्यक्ति नगरपालिक बोर्ड का सदस्य तो नगरपालिक बोर्ड में, नगर परिषद का तो नगर परिषद की बैठक में और नगर निगम का तो नगर निगम की लगातार 3 बैठकों में यदि अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाले, देखो लेकिन का मतलब इसके बाद अपवाद है। लेकिन ये बात उस सदस्य पर लागू नहीं होगी जो विचाराधीन कैदी है, निरुद्ध व्यक्ति है या राजनीतिक कैदी है। अगर इनमें से कोई सिचुएशन है और इनमें से किसी कारण से कोई व्यक्ति लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। बाकी सभी परिस्थितियों में अगर लगातार 3 बैठकों में कोई व्यक्ति लगातार अनुपस्थित है तो उसे पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है। फिर धारा 37 में विनिर्दिष्ट अवधि में शपथ लेने में, तो जैसे प्रथम बैठक से 1 माह में कोई व्यक्ति शपथ लेने में सक्षम विफल हो जाता है तो उस स्थिति में पद को रिक्त माना जाएगा। लेकिन यहाँ भी वो राजनीतिक कैदी, निरुद्ध व्यक्ति या फिर ये जो मैंने आपको बताया विचाराधीन कैदी, ये हैं तो इनको 1 माह के बाद भी अवसर दिया जाएगा। ठीक है। फिर वह निर्वाचन मतलब चुनाव, वह चुनाव के बाद धारा 14 और 24 में वर्णित निर्हरता, तो निर्योग्यताएं मैंने पीछे बताई हैं। तो देखो, कोई आदमी जब चुनाव लड़ता है उस टाइम उसके पास योग्यताएं होती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद यदि उनमें से किसी योग्यता को खो देता है तो उसको अपन निर्योग्य मानते हैं। तो इन निर्योग्यताओं का आधार जो है वो धारा 14 और 24 में दिया गया। उनमें से किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति निर्योग्य हो गया तो उसको नगरपालिका की सदस्यता से हटाया जा सकता है। फिर धारा 21 में कुछ निर्वाचनों के लिए निर्धारित विशेष योग्यताएं जो पूरी, तो ये सेक्शन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। फिर देखिए, उसने सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन की जानबूझकर अपेक्षा की है। तो किसी भी नगरपालिक संस्था का कोई सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन जानबूझकर नहीं करता है और ये बात साबित हो जाती है तो इस आधार पर उसे नगरपालिका की सदस्यता से हटाया जा सकता है। या फिर वह अपने कर्तव्यों के मामले में औपचार का दोषी, देखो यहाँ तो कार्य करता ही नहीं है और नीचे वाले में भी वो अपने कर्तव्यों का पालन तो कर रहा है लेकिन लापरवाही के साथ कर रहा है। औपचार का दोषी पाए जाने का मतलब लापरवाही से कार्य किए हैं ये सिद्ध हो जाता है तो भी उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है। फिर वह सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन असमर्थ, देखो करता भी नहीं है और औपचार का दोषी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, कार्य करने में सक्षम ही नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और वह किसी निकृष्ट आचरण का दोषी है, किसी गिल्टी आचरण का दोषी है, निकृष्ट या अनैतिक आचरण का दोषी है, तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। नवा है वह इस अधिनियम के तहत सदस्य चुने जाने के लिए निर्हरित हो गया है। निर्हरित का मतलब यह है कि जब चुनाव जीतकर आया था तब योग्य था और अब क्या हो गया? अयोग्य हो गया है। फिर उसने सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति का दुरुपयोग किया है। तो नगरपालिका संस्था का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता का दुरुपयोग करता है तो इस आधार पर भी उसका क्या किया जा सकता है? सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो देखो, सेक्शन 39 में किसी नगरपालिक संस्था की सदस्यता जो है वो इनमें से किसी भी आधार पर समाप्त की जा सकती है। ये 10 आधार इसमें मैंने बताए, तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें
ध्यान में रखनी है। तो ये इस वीडियो में कुछ चीजें मैंने आपको और बताई हैं, बाकी चीजें अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।